हेलो माय फेलो इंजीनियर्स एंड इलेक्ट्रिशियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कॉलर्स लेन। आज का हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस। तो ओम्स लॉ आज हम पढ़ेंगे कि ओम्स लॉ की डेफिनेशन क्या होती है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है और रेजिस्टेंस का जो मेन फॉर्मूला है वो क्या है। एक मैंने रेजिस्टेंस वाली वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने रेजिस्टेंस को मेजर करना बताया था और प्लस रेजिस्टेंस की डेफिनेशन बताई थी। लेकिन आज यहाँ पे हम ओम्स लॉ की हेल्प से हम रेजिस्टेंस लेना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी डेफिनेशन पे, जो कि कहते हैं ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज between 2 points of the conductor is directly proportional to the flow of electric current through it। मतलब क्या है, लेट सपोज हम एक कंडक्टर ले लेते हैं, जैसे कि हमने मान लीजिए यहाँ पे कंडक्टर ले लिया है। तो जो इसके दोनों पॉइंट्स के बीच में जो हमारा वोल्टेज है, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसमें फ्लोइंग ऑफ करंट। मतलब जो हमारी वोल्टेज है, दोनों पॉइंट्स के बीच में जो हमारी वोल्टेज लग रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसमें फ्लो ऑफ करंट। मतलब जो कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वोल्टेज। तो हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, V इज प्रोपोर्शनल टू I। देखिए हमने यहाँ पे V प्रोपोर्शनल टू I लिखा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट आता है, इवन बहुत सारे लोग इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि ये V प्रोपोर्शनल टू I है कि I प्रोपोर्शनल टू V है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि V प्रोपोर्शनल I ही हो सकता है, I प्रोपोर्शनल V हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? सबसे पहली बात तो आप मेरी करंट और वोल्टेज वाली वीडियो देखिए, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं उसी के थ्रू यहाँ पे समझा रही हूँ कि करंट तभी फ्लो हो सकता है जब उस पे कोई प्रेशर डाला जाए, जब उस पे वोल्टेज अप्लाई की जाए, ना कि जब करंट अप्लाई हो तो वोल्टेज जनरेट होता है। तो सबसे पहले वोल्टेज जनरेट होता है, सबसे पहले हम प्रेशर देते हैं, तभी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्लो करते हैं और तभी हमारा जो करंट होता है वो भी फ्लो करता है। तो अभी मुझे लगता है कि आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि हमेशा V प्रोपोर्शनल टू I क्यों लेते हैं, I प्रोपोर्शनल टू V क्यों नहीं लेते। अब मैं आपको ये जो डेफिनेशन है इसको हटा के एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, और ये वोल्टेज और करंट का जो कंसेप्ट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला वो हम क्लियर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे हम एक कंडक्टर ले लेते हैं। लेट्स सपोज ये एक कंडक्टर है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है 5 वोल्ट। मतलब जो हमारी पोटेंशियल है यहाँ पे 5 वोल्ट है, वोल्टेज जो है 5 वोल्ट है, और जो इसकी वोल्टेज है वो है 0 वोल्ट। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि यहाँ पे 5 वोल्ट है और यहाँ पे 0 वोल्ट है, ठीक है। तो अब देखिए पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसकी तरफ मूव करेंगे। समझ में आ रहा है? अब क्या होगा, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक करंट वाली वीडियो में कि जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। ये पहले से ही कहा गया है, तो इसलिए हम इसको फॉलो करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो जिस साइड मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट उसके ऑपोजिट साइड मूव करेगा। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक करंट है। या फिर मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट वाली वीडियो में ये भी बताया था कि जो करंट होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। मतलब यहाँ पे हाई पोटेंशियल क्या है? 5 वोल्ट्स, और लो पोटेंशियल क्या है? 0 वोल्ट। तो करंट जो है हमारा वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। अभी हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे एक और मैंने कंडक्टर ले लिया है, लेट्स सपोज इसकी जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है और 0 वोल्ट है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है, 10 वोल्ट है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स जितने मूव करेंगे उतना ही हमारा इलेक्ट्रिक करंट मूव करेगा। तो जो हमारा पोटेंशियल है अगर वो बढ़ता है तो करंट भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो करंट भी बढ़ेगा। लेकिन ये कितना बढ़ेगा? यहाँ से जो वोल्टेज है वो हमारी 2 टाइम्स हुई है, तो जो हमारी करंट है वो भी 2 टाइम्स होगी, क्योंकि यहाँ पे जितनी वोल्टेज होगी उतना ही प्रेशर डलेगा, उतना ही करंट फ्लो होगा। तो आई होप कि आपको ये वाला कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा कि जितना वोल्टेज लगा रहे, वोल्टेज अप्लाई कर रहे, प्रेशर अप्लाई कर रहे, उतना ही करंट भी हमारा इंक्रीज
इंक्रीज होगा। अब हम इन दोनों सेंटेंस पे आते हैं। सबसे पहली बात, ओम्स लॉ गिवन बाय अ साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम इन 1827। उनका नाम जॉर्ज साइमन ओम था, तो इस लॉ को उन्होंने दिया था, इसलिए इसको ओम्स लॉ कहा जाता है। ठीक है, और कब दिया था? 1827 में। अभी हम आते हैं एक नोट पे। मैंने आपको बोला है जब भी मैं नोट लिखूं मतलब कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब ये नोट क्या कहता है? फॉर ओम्स लॉ all the physical quantities like temperature, pressure, light energy, humidity, etc. should be same। जितनी भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो हमेशा सेम रहनी चाहिए, तभी ये जो ओम्स लॉ है ये हमारा अप्लाई होगा, तभी ये एप्लीकेबल होगा। ऐसा क्यों है? चलिए देखते हैं। जैसे कि हमारे कंडक्टर है, वो किसी प्लेस पर रखा है, वेदर इट इज रूम और सम अदर प्लेस, जिसका टेम्परेचर जो है वो इक्वल है। ठीक है, सेम प्लेस पे हमने दो कंडक्टर्स लिए हैं, तो उन दोनों कंडक्टर्स पे अगर हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो वोल्टेज बढ़ने के साथ साथ और करंट बढ़ने के साथ साथ जो उनका टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। इस लाइन का यही मतलब है कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है हमारी, अगर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, करंट बढ़ता है, तो हमारा जो टेम्परेचर, प्रेशर, जितनी फिजिकल क्वांटिटीज है वो सारी की सारी क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट रहनी चाहिए। तभी ये हमारा जो ओम्स लॉ है ये अप्लाई हो सकता है किसी भी मटेरियल पे। तभी हमारा जो ये कंसेप्ट है कि यहाँ पे जब हम वोल्टेज डबल कर दे रहे हैं तो करंट हमारा डबल हो जाता है, ये तभी एप्लीकेबल होगा जब सारी की सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो सेम रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, कोई भी चेंज नहीं होगी, तभी ये हमारा एप्लीकेबल है। मतलब 5 वोल्ट अगर हमने यहाँ पे लिया, आई करंट लिया है, अगर हमने वोल्टेज डबल कर दी तो करंट भी डबल हो जाएगा। ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल है और तभी हम इसको बोल सकते हैं कि ये ओम्स लॉ है। अभी हम क्या करेंगे? इन दोनों का एक ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ के थ्रू समझेंगे कि ग्राफ कैसा आता है और ग्राफ को फॉलो कैसे करते हैं। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो आएगा स्ट्रेट लाइन। तो चलिए जल्दी से ग्राफ बना लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस कंडक्टर के लिए ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि दोनों ही सेम क्वांटिटीज में बढ़ रहे हैं। तो जब भी कोई दो क्वांटिटी सेम क्वांटिटी में बढ़ती है तो उसका जो ग्राफ आता है वो आता है स्ट्रेट लाइन। तो हम यहाँ पे ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ग्राफ, तो इसमें देखिए 5 वोल्ट अगर हमारा है तो करंट कितना है? आई। और जो हमारा 10 वोल्ट है, जब हमारा 10 वोल्ट हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमारा आई कितना होता है? 2i हो जाता है, क्योंकि ये डबल हुआ तो ये भी डबल होगा। ऐसे ही अगर हमारा आई जो है, करंट जो है वो 6i है, अगर 6 टाइम हो जाता है तो जो हमारी वोल्टेज है वो भी 30 वोल्ट हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी कि जितना भी वेरिएशन इसमें आ रहा है, जितना भी वेरिएशन वोल्टेज में, पोटेंशियल डिफरेंस में आ रहा है, उतना ही वेरिएशन हमारा किस में आ रहा है? करंट में आ रहा है। तभी ये वैलिड हो सकता है। अगर इसकी फिजिकल क्वांटिटीज, मैं अभी भी बोल रही हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी जो फिजिकल क्वांटिटीज है शुड बी रिमेन सेम, एंड तभी ये चीज फॉलो करेगी। इसमें आप ओम्स लॉ तभी लगा सकते हो। अब हम बात करेंगे अपने इस वाले फॉर्मूले पे। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी वाला साइन हटा देते हैं तो क्या आएगा? V इज इक्वल टू आई आर। आर आप सबको पता है कि यहाँ पे क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस वाली जो वीडियो है उसमें भी मैंने रेजिस्टेंस के बारे में पूरा बताया है, तो अगर आपको रेजिस्टेंस भी जानना है, उसका कलर कोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है, तो आप वो वाली वीडियो भी मेरी इसके बाद फॉलो कीजिएगा। तो अभी देखिए V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो यहाँ पे जो R है वो रेजिस्टेंस है। मतलब अगर हमें इनको इस वाले ग्राफ के अकॉर्डिंग रीड करना है तो हमारा रेजिस्टेंस क्या है? वो कांस्टेंट रहना चाहिए। हर एक सिचुएशन में कांस्टेंट रहना चाहिए। और आपको पता है, अगर एक कंडक्टर आपने लिया है ना, मान लीजिए आपने ये कंडक्टर लिया है, इसको आप कैसे भी यूज करो, इसका जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा, हमेशा तब तक रहेगा जब तक आप इस वायर को चेंज नहीं कर दोगे। तब तक इस वाले जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा।
अब हम एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं कि अगर हम यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते तो क्या आएगी, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। आप यहाँ पे देख के ये जरूर कहेंगे कि जो R है, जो रेजिस्टेंस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। मतलब क्या, रेजिस्टेंस जो है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंडेंट होगा और करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंडेंट होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ना तो रेजिस्टेंस वोल्टेज के डिपेंडेंट है, ना ही रेजिस्टेंस करंट पे डिपेंडेंट है। अब ऐसे कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है? जैसे कि आप अगर डेंसिटी वाला फॉर्मूला देखो, अगर हम एग्जांपल है फिजिक्स में कि डेंसिटी क्या होती है, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन डेंसिटी ना तो मास पे डिपेंड होती है, ना ही वॉल्यूम पे डिपेंड होती है। वो किस पे डिपेंडेंट होती है? जो गिवन मटेरियल हमारा होता है। तो ऐसे यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो भी गिवन मटेरियल पे ही डिपेंडेंट होता है, ना कि वोल्टेज और करंट पे। अब अगर मैं आपको रेजिस्टेंस एक और तरीके से समझाऊं तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसको समझाने के लिए स्लोप वाला जो हमारा ग्राफ होता है उसकी भी हम हेल्प ले सकते हैं। तो स्लोप हमारा क्या होता है? स्लोप इज जस्ट एन एंगल जिसको हम थीटा ले लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एक एंगल है, लेट्स सपोज इट इज थीटा। ठीक है, तो स्लोप का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है tan थीटा। ठीक है, अब अगर यहां पे मैं देखूं, ये भी थीटा एंगल, यहां पे देखूं तो ये भी थीटा एंगल। ठीक है, तो जो हमारा एंगल थीटा है ना, यही हमारा रेजिस्टेंस है। आप देख रहे होंगे कि वोल्टेज और करंट दोनों यहां पे अलग है, यहां पे भी दोनों अलग हैं और यहां पे भी दोनों अलग हैं। लेकिन हर जगह जो हमारा एंगल है वो सेम है। तो क्या वो वोल्टेज और करंट पे डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। तो ऐसे हमारा जो रेजिस्टेंस है वो हमारे एंगल थीटा की तरह है, जो वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन ये सिर्फ ओमिक कंडक्टर्स के लिए ही वैलिड है, क्योंकि जो ओम्स लॉ है हमारा, ओम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर ओमिक कंडक्टर्स। अगर हम एग्जाम्पल ले, जो हमारे कॉपर होता है, हमारा कॉपर हो गया, हमारा मेटल हो गया, हमारा सिल्वर हो गया, ये सारे जितने भी मटेरियल्स हैं ये सब हमारे ओमिक कंडक्टर्स कहलाते हैं। लेकिन कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो नॉन ओमिक भी होते हैं, जैसे हमारा सिलिकॉन हो गया, डायोड बल्ब, वाटर हो गया, ये सब हमारे क्या है? नॉन ओमिक कंडक्टर्स हैं। ये तो हुई प्रॉपर्टीज की बात, ये तो हुई हमारे रेजिस्टेंस की बात। ठीक है, हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहता है, वो वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता है, वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो किस किस पे डिपेंड करता है। मतलब जो रेजिस्टेंस है उसका मेन फॉर्मूला क्या है, वो कहां से आया है, हम ये चीज अब डिस्क्राइब करेंगे। तो अब हम रेजिस्टेंस को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कंडक्टर का। लेट्स सपोज यहाँ पे कंडक्टर है, ये हमारा एक कंडक्टर है। ठीक है, इसका जो एरिया है वो है A, इसकी जो लेंथ है उसको L मान लेते हैं और जो करंट इसमें फ्लो हो रही है वो है I। तो जो हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, रो L अपॉन A। जो रो होता है वो यहाँ पे क्या है? रेजिस्टिविटी है। यहाँ ये जो रो है ये भी कांस्टेंट है। जो हमारा R होता है वो प्रोपोर्शनल होता है L अपॉन A के। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं, और जो ये हमारा रेजिस्टिविटी है ये डिपेंड करती है मटेरियल पे। ठीक है,
इट्स डिपेंड ऑन मटीरियल। एवरी मटेरियल हैज द डिफरेंट रेजिस्टिविटी। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम कॉपर का मटेरियल ले रहे हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी, सिलिकॉन का ले रहे हैं तो अलग होगी। जो भी आप मटेरियल ले रहे हैं उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, हमेशा डिफरेंट होगी। अलग मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग होगी, ठीक है। तो यहां से हमारा ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकल गया है। अब हमें ये चीज पता करनी है कि जो हमारे थिक वायर होते हैं, मोटे वायर होते हैं, उनमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है कि जो हमारे थिन वायर होते हैं, पतले वायर होते हैं, उनमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, या हमारे लॉन्ग जो वायर होते हैं उनमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, या शॉर्ट वायर में ज्यादा होता है। तो अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। मान लीजिए आपने दो पाइप लिए। कैसे पाइप लिया आपने? एक बड़ा पाइप लिया जो कि थिक है, मतलब मोटा है, ठीक है, और एक आपने पतला पाइप ले लिया। समझ में आ रहा है? तो अब आपने अगर यहाँ पे पानी को फ्लो किया तो सबसे ज्यादा पानी इसमें आएगा कि इसमें आएगा? ज्यादा पानी इससे गुजरेगा ना। ऑब्वियस सी बात है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ज्यादा है, पानी को फ्लो करने के लिए ज्यादा जगह मिलेगी, ज्यादा स्पेस मिलेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, पानी को फ्लो करने के लिए कम स्पेस मिलेगा। ऐसे ही सेम हमारा जो रेजिस्टेंस वाला कंसेप्ट है ये है। अब मान लीजिए ये जो कंडक्टर है इसका जो एरिया है वो है ब्रॉड, इस कंडक्टर का एरिया है स्मॉल, ठीक है। अब देखो ये जो कंडक्टर है इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, मतलब जो फ्लो ऑफ करंट है, करंट को फ्लो होने के लिए ज्यादा स्पेस मिलेगा, करंट ज्यादा अच्छे से फ्लो हो पाएगी। और रेजिस्टेंस का क्या काम है? करंट के पाथ में हर्डल पैदा करना, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये इसमें ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस हमारा क्या है, लो है, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है क्योंकि करंट बहुत ज्यादा फ्लो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, करंट कम फ्लो हो पा रहा है तो रेजिस्टेंस इसमें ज्यादा होगा। ऐसे ही सेम अगर हम छोटे और बड़े तार की बात करें, लेट्स सपोज यहाँ पे हमने एक लॉन्ग वायर ले लिया है और यहाँ पे हमने एक शॉर्ट वायर ले लिया है। तो देखिए जो हमारा रेजिस्टेंस है वो एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जितनी लेंथ होगी उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और इसका रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। इस वाले एग्जाम्पल को आप यहां से भी समझ सकते हो कि जो रेजिस्टेंस है हमारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। तो हमारा जितना एरिया ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, और जितना एरिया कम होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। ऐसे यहाँ पे एरिया जो है हमारा वो ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम था, यहाँ पे हमारा एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ। ऐसे हमने लेंथ वाला ले लिया। आई होप कि आपको ये पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया हो, पूरा ओम्स लॉ अच्छे से समझ में आया हो, आप लोगों ने क्लास एंजॉय किया हो, आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आई हो, ये फॉर्मूला जो हमारी ट्रिक्स है वो, और किस पे डिपेंड करता है किस पे नहीं करता है, वो सब कुछ अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको नहीं समझ में आया है, कुछ भी एक भी जगह पॉइंट पे कोई दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अभी हम इस पे एक एग्जांपल करेंगे ताकि आपको इसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने आ जाए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे बहुत न्यूमेरिकल्स बनते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल में इस पे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं। इवन जो हमारे क्लास 10-12 के स्टूडेंट्स होते हैं फिजिक्स वाले, उनके लिए भी ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम एक एग्जांपल करते हैं। तो यहाँ पे अब हम एक क्वेश्चन करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास दो वायर हैं, लेट्स सपोज हमने यहाँ पे दो कंडक्टर्स लिए, दोनों कंडक्टर्स जो है वो सिल्वर मटेरियल के हैं, हमने मान लिया ऐसा, ठीक है। दोनों कंडक्टर किसके हैं, सिल्वर मटेरियल के। तो ये भी सिल्वर का है और ये भी सिल्वर का है, ओके। इसकी लेंथ L1 है, हमने इसको फर्स्ट कंडक्टर माना और इसको सेकेंड, तो इसकी जो लेंथ है वो है L2। इसका जो एरिया है वो है A। लेट्स सपोज, हम सपोज कर लेते कि इसका जो एरिया वो A है और जो इसका एरिया है वो इससे डबल है, तो 2A ले लेते हैं इसको। और हमें जो फर्स्ट वाला कंडक्टर है उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है 6 ओम्स।
जो हमारा दूसरा कंडक्टर है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो R2 इज अननोन। ठीक है, अब हम कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। R1 इज इक्वल्स टू ρ1 L1 बाय A1। अब देखिए सिल्वर मटेरियल है दोनों, रो मैंने बोला था मटेरियल पे डिपेंड करता है, तो दोनों मटेरियल सेम है तो ρ1 और ρ2 दोनों सेम होंगे, तो हमें यहाँ पे 1 और 2 लिखने की जरूरत है ही नहीं। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखेंगे, रो L1 बाय A1, और यहाँ पे क्या होगा, R2 इज इक्वल्स टू रो L2 बाय A2। ठीक है, तो जो हमारा A2 है वो हमारा कितना है, 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस 2 की वैल्यू रो L2 बाय 2A। ठीक है, और यहाँ पे A1 जो है हमारा वो A है, तो रो L1 बाय A। समझ में आ रहा है ना। अब यहां से अगर हम 2 को कॉमन ले लें, 1 बाय 2 इंटू रो L बाय A, तो ये कुछ इसकी जैसा दिख रहा है क्या, R2 जो है हमारा उसका फॉर्मूला R1 जैसा दिख रहा है क्या, ये वाला जो टर्म है ये सेम है। ठीक है, जो लेंथ है हमारी वो भी सेम है, तो ये जो टर्म्स हुई हमारी वो भी सेम है। अब हम क्या करेंगे, R2 इज इक्वल टू हाफ, ये क्या है R1। ठीक है, अब R2 की वैल्यू क्या हुई हमारी, हाफ, R1 की वैल्यू क्या दी है, 6, 3 ओम। ये हमारा आंसर हुआ, है ना, सुपर सिंपल। तो ऐसे अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप अच्छे से कर लोगे ना। अगर मान लीजिए आपको रो जो है वो दोनों की डिफरेंट दी हुई हो, कुछ क्वांटिटीज चेंज भी हो सकती है। मान लीजिए रो जो है मतलब जो हमारे मटेरियल है, एक सिल्वर हो एक दूसरा हो, कोई है ना, कोई ऐसे मटेरियल भी आ सकते हैं कि जिनकी जो रेजिस्टिविटी है वो आपको गिवन हो, तो आपको वही वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो अभी हम एक एग्जांपल ऐसा भी करेंगे ताकि आपको वो वाला कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशन निकालेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, पीस ऑफ सिल्वर वायर। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक पीस ऑफ सिल्वर वायर लिया है, हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम, तो उसका रेजिस्टेंस कितना है सिल्वर वायर का, 1 ओम। ठीक है, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ मैंगनीज वायर। आपको रेजिस्टेंस निकालना है मैंगनीज वायर का ऑफ 1/3 द लेंथ, जिसकी लेंथ क्या है 1/3 है, एंड 1/3 द डायमीटर, और जो डायमीटर है वो क्या है 1/3 है। इफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मैंगनीज इज 30 टाइम्स। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा, रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, तो वो क्या है 30 टाइम्स है दैट ऑफ द सिल्वर वायर। मतलब अगर सिल्वर वायर का जो रेजिस्टिविटी है उसको हम 1 मानते हैं, तो मैंगनीज वायर की जो रेजिस्टिविटी है वो है 30। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ फॉर सिल्वर, जो रेजिस्टेंस है हमारा R1, ρ1 तो वैसे ही रहेगा, ρ1 L1 बाय A1, और फॉर मैंगनीज R2 हमारा क्या है, ρ2 L2 अपॉन A2। ये फॉर्मूला तो आप सबको ही ध्यान होगा, अभी तो पढ़ा है हमने, है ना। तो R1 जो हमारा सिल्वर वायर है उसके लिए हमने R1 वाला टर्म्स लिया है, और जो मैंगनीज वायर है उसको हमने R2 वाला टर्म्स लिया है। लेट्स सपोज हमने R2 बाय R1 रेशियो ले लिया, तो R2 बाय R1 इज इक्वल टू, R2 की वैल्यू आपको पता है ρ2 L2 बाय A2 अपॉन R1 की वैल्यू आपको पता है ρ1 L1 बाय A1। ठीक है, अभी हमने इसका रेशियो निकाल लिया, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ρ2 अपॉन ρ1 इंटू, यहां से देखते हैं L2 अपॉन L1 इंटू A1 अपॉन A2। ये हुआ हमारा R2 बाय R1 का फॉर्मूला। लेकिन आप देख रहे होंगे कि इसमें डायमीटर दिया है, एरिया नहीं दिया है, तो हम डायमीटर निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से एरिया वाले फॉर्मूले से डायमीटर निकालेंगे, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, A1 इज इक्वल टू पाई D1 स्क्वायर अपॉन 4,
और जो हमारा A2 है वो होगा पाई D2 स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम रख देंगे इसकी वैल्यू तो क्या आएगी, ρ2 अपॉन ρ1 इंटू L2 अपॉन L1 इंटू कितना आएगा, पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा हमारा D1 बाई D2 का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा किसका वैल्यू, R2 अपॉन R1 रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। अब बाय क्वेश्चन अगर हम देखें, R1 जो है हमारा वो है 1 ओम, यहाँ पे हमारा L2 बाय L1 जो है हमारा वो है 1/3, और जो हमारा D1 बाय D2 है वो कितना दिया है 1/3, तो यहाँ पे 1/3। ठीक है, 3/1 आएगा। ठीक है ना, और क्वेश्चन से ही ρ2 बाय ρ1 जो है हमारा इज इक्वल्स टू 30/1। ठीक है, ये हमें पता है ना, ρ2 हमारा क्या है, मैग्नीन वायर का, और जो ρ1 है वो सिल्वर वायर है। तो मैग्नीन वायर की जो रेजिस्टिविटी है वो 30 टाइम्स है किससे, सिल्वर वायर की रेजिस्टिविटी से। तो अब अगर हम ये सारे के सारे वैल्यूज जो है हमारे इसमें पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं। अब R1 को हम इधर ले लेंगे, R2 की वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, तो R2 इज इक्वल्स टू R1 की वैल्यू 1, ρ2 बाय ρ1 की वैल्यू हमारी 30, देन L2 बाय L1 की वैल्यू हमारी कितनी है 1/3, और जो हमारी D1 बाय D2 की वैल्यू है वो कितनी है 3/1 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर में है ना, तो अब हम देख लेते हैं इसका फाइनल आंसर कितना आएगा। ये 30 हो गया 990 ओम्स। तो इसका मतलब जो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर है, हमें क्या निकालना था, रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नीन वायर, जिसको हमने R2 से रिप्रेजेंट किया था। तो R2 की वैल्यू अब हमारी क्या आ गई है 90 ओम्स। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, है ना, सुपर सिंपल। तो ऐसे ही आप बहुत सारे क्वेश्चंस अपने आप से कर सकते हैं, अपनी बुक से कर सकते हैं, या फिर इंटरनेट पे भी बहुत सारी टेस्ट सीरीज होती है, उन पे आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आई होप आपको बेसिक चीजें समझ में आ गई होंगी, और मेरा लेक्चर बहुत इंजॉय किया होगा आपने, क्योंकि मैंने बहुत एफर्ट से बनाया है। सो थैंक यू सो मच कि आपने इतना पेशेंस रखा और पूरी वीडियो को अच्छे से देखा और पढ़ा इसको। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।